चलिए 18 जनवरी का पेपर सबको तैयार कर लीजिए, निकालिए ना। आज 18 जनवरी 2023 का पेपर में चलेगा ईवीएस और साथ में हिंदी। ठीक है, दोनों साथ में कर लिया जाएगा। 40 मिनट का लगभग क्लास होगा, लेकिन ट्रिक से होगा। प्रश्न देखिएगा, बोलता क्या है प्रश्न, एक सेकेंड। हाँ, प्रश्न है जिस प्रकार बायां और दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचा कुछ नहीं होता। बात सही है ना? पृथ्वी पर ऊपर नीचा कुछ नहीं होता, केवल यह सापेक्ष होता है। ऊपर के सापेक्ष नीचे बोल सकते हैं। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हैं? ना ना ना, सही से बोलिए। उसका नाम अर्जेंटीना है ना? क्या नाम है? अर्जेंटीना जो है वह भारत के विपरीत है, उल्टा है। सापेक्ष बोल सकते हैं उसको। हाँ हाँ, वही बोलते हैं अर्जेंटीना, उसको अर्जेंटीना लिखा जाता है अंग्रेजी में। चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट बोलता क्या है, नेक्स्ट है बुक ले लिए हैं आप? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निकालते रहिएगा आप लोग, पेज निकाल लीजिए। 286 पेज है लगभग में, 286 से 286 पेज है, निकाल लीजिए। हाँ, 62 नंबर प्रश्न है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के अचानक उदाहरण ने आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे। इस दौरान देखा गया था, क्या देखा गया था? ये सुनामी आया था 2004 में, और उसमें पशु जो है वो अजीब अजीब हरकत करने लगे थे, जिससे वहां के जनजाति सोचा कि जरूर कुछ अनहोनी होने वाला है, जिसकी वजह से वहां का जगह खाली कर दिया गया। अंडमान निकोबार की बात है। ठीक है, उत्तर आपका ये पर। 63 नंबर प्रश्न है, उष्मा द्वीप क्या है? उष्मा द्वीप क्या है बताना है। फर्स्ट है कि द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। वह द्वीप जिस पर कोई व्यवसायिक गतिविधियां होती है। व्यवसायी वाली बात गलत होता है, लेकिन यहाँ उष्मा द्वीप के बारे में तो कोई पेडागोजी नहीं है। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। माने वह शहरी इलाका जो अगल बगल के जो गांव वाला जो क्षेत्र है उससे ज्यादा गर्म है, उसको हम उष्मा द्वीप कहेंगे, चाहे वह कोई भी हो सकता है। क्या? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जीवों के उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? क्रम में बताना। तब सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, है ना, ये बताना है। तो सबसे पहले विषाणु, तब जीवाणु, कवक, तब शैवाल, और इसके आगे कहेगा शैवाल के बाद तो लाइकेन होता है। क्या होता है? लाइकेन, क्योंकि कवक और शैवाल दोनों मिलकर के क्या बनता है? लाइकेन बनता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो कीट अमरबेल तो ये हो गया, परजीवी है ना, किसी पेड़ के दूसरे ऊपर रहता है। लाइकेन तो कवक शैवाल से मिलकर बनता है। क्रैक्टस जानते हैं, उसमें कांटा होता है ना। पिचर पौधा जो दलदली इलाकों में जो भी पौधा उगता है वह मांसाहारी होता है, क्योंकि जो भी दलदल इलाके में पाया जाता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, और जहां नाइट्रोजन की कमी है वहां कीटभक्षी पौधा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो प्रश्न में एक बार पूछा था कि मांसाहारी पौधा कहाँ उगते हैं? तो जहां नाइट्रोजन की अनुपस्थिति हो, कमी हो, नहीं हो, ठीक है, वहां पे। अगला एक पाठ है हु तू है ना, एक पाठ का नाम है जो कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित है। तो ये बताए, कर्णम मल्लेश्वरी से है तो कर्णम मल्लेश्वरी साहब किससे संबंधित है? क्या? एक भारतोलक थे, है ना? सी होगा उत्तर। हाँ हाँ, वेट लिफ्टर, वेट माने क्या? भार ना, तो इसलिए उत्तर आपका क्या?
जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक देखिए अलग अलग सब खेल है, सबका अलग अलग है। जैसे कि मुक्केबाजी में जानते हैं आप लोग साक्षी मलिक है ना, फोगाट परिवार जितना है ना, गीता फोगाट, बबीता फोगाट जितना है सब मुक्केबाजी से है ना, देख लीजिएगा। ये सब खिलाड़ी है, जो पूछा जाए वही। नेक्स्ट प्रश्न है, ये तो बनाने वाला है, ये इसको हम बोर्ड पे बताएंगे, ठीक है, ये तो यहाँ से बोल नहीं पाएंगे, बोर्ड पे बताएंगे। अगला प्रश्न है, बाघ के बारे में सही कथनों को पहचान करना है। 4 को कथन है, इसमें सही सही खोजना है। फर्स्ट है, बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने और शिकार को ढूंढने में मदद करती है। क्या सही है? चलिए सही है, मूछ जो है वह ढूंढने में मदद करता है, ये सही बोला। बाघ को कान अलग अलग दिशाओं में हिल सकते हैं। बाघ का जो कान है अलग अलग दिशाओं में हिल सकते हैं, माने अलग अलग, सही से नहीं इसमें बोला है, अलग दिशाओं के साउंड को जब हिलेगा तो उसको सुन लेता है, तो ये बात आपका सही है। बाघ की दहाड़ क्या 5 किलोमीटर दूर जाती है? कितने किलोमीटर जाती है? 3 किलोमीटर जाती है, तो ये गलत हो गया। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेक किलोमीटर के दायरा होता है अपने पेशाब से अंकित कर लेता है। जितना आपका दायरा है उतना दूर में वो घूम घूम करके पेशाब करके अपना एरिया बना लिया रहता है, ठीक है। और उस एरिया में अगर दूसरा कोई बाघ आ गया है ना दूसरा, तो समझ जाता है कि कोई मेरे एरिया में प्रवेश किया है। 1 2 4 आंसर सी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट गोलकुंडा के किले के बारे में पूछता है और ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया था, बताए आप लोग। नहीं, मुगल नहीं ना किया था, कुतुबशाही सुल्तान के द्वारा किया गया था, है ना। कुली कुतुब शाह नाम, कुतुबशाही सुल्तान के द्वारा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। मतलब कि काला और सफेद कब देखते हैं भाई? रात्रि में देखते हैं ना। तो कौन कौन पक्षी मतलब पशु है जो ऐसे देखते हैं? चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, है ना। आप ये क्या होता है कांटा चूहा, तो अब आपको देखना पड़ेगा, गूगल बोल करके तो नहीं बता सकते हैं कांटा चूहा क्या होता है। तो गाय देखिए, अब रहा बात कि यहाँ चूहा सांप, और सांप तो समझ सकते हैं कंपन से दिखता है, देखने आंख नहीं होती है, उसके कंपन से सब करता है, इसलिए बी आपका ऑप्शन कट गया है। गाय तो भाई दिन में, है ना, सफेद नहीं देखता है। शेर, चमगादड़, सांप फिर नहीं देखता है ना, इसीलिए आपका 3 ऑप्शन कट गया है, फर्स्ट ऑप्शन गया है। अगला, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण बताइए। जो मृत से सड़े गले पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करता है वो बताए। कौन सा होगा? मशरूम है। कहीं भी जैसे कि पोड़ा सड़ गया उसी पर उग जाता है ना। जीव का उदाहरण बताए तो मशरूम एक कवक है, याद रखिएगा, मशरूम क्या है? कवक है, और कवक एक जीव हो गया। बहुत फंसाता है, समझे। आप सोचिएगा मशरूम एक खाने वाला भी है, ऐसे भी सब उसी सब में चीज में उगता है। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसमों के आरंभ में बोया जाता है। खरीफ के फसल को कब बोया जाता है? जैसे कि धान उन हो गया ना, जो पानी में उगने वाला फसल हो, है ना, तब इन्हें मानसून बोले तो बरसात की फसल भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है, बताए। चलिए, धान भी पानी में, मक्का भी पानी में। सोरघम एक नया चीज दिया है ताकि सभी कोई फंस जाए। सोरघम और बाजरा ये सब जो है खरीफ की फसलें हैं। अब रहा कि 3 ऑप्शन को देखा जाए, इस ऑप्शन को छोड़ के, तो सरसों जो है वह खरीफ नहीं था ना, रवि है। गेहूं रवि था, और नीचे जो ऑप्शन है सरसों फिर से आया, ये नहीं था। तो इस प्रकार से आप छांट करके इसको 3 ऑप्शन को काट करके एक ऑप्शन सोरघम वाला आप कर लेते, क्योंकि सोरघम के बारे में आपको पता है नहीं, चारों ऑप्शन देखना होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सी नहीं है भाई? गेहूं जो है वो रबी फसल है ना, तो ये आपका हो जाएगा, खरीफ फसल नहीं है।
अगला फिर से बोर्ड पर बनाने वाला है, इसको छोड़ेंगे, 75 पढ़ाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? जैसे कि बिल्ली क्या घंटा सोता है? गलत लिखा हुआ है, देखिए ब से बिल्ली, ब से 12 घंटा है ना, बिल्ली 12 घंटा, अजगर अ से अजगर, अ से 18 घंटा है ना। 2-3 ट्रिक है जो आपको याद रहेगा। अजगर 18, बिल्ली 12, गाय 4 सही है। जिराफ मात्र 2 घंटा सोता है। कितने घंटा? 2 घंटा। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है 76 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए है ना। पक्षी को जब आने से रोक दीजिएगा तो कीड़ा निश्चित रूप से बढ़ जाएगा वहां, ठीक है। और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती है कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती है, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। मतलब वो बचवा कह रहा है कि ये तो गलत है, कीड़ा नहीं खाता है पक्षी, है ना, क्योंकि मेरी जो नानी है वह मंदिर में अनाज खिलाती है ना। तो अब बोल रहा है आगे प्रश्न कि चेन्नम्मा निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित कर रही है? आपको ऑप्शन सही सही चुनना है कि क्या प्रदर्शित कर रही है चेन्नम्मा। कौन कौन सही जाएगा? फर्स्ट बात बोला क्या कि कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर की जीवन से जोड़ना, बात सही है क्योंकि ये मंदिर की बात हो रही है। तो ये तो बाहरी जीवन तो बहुत हिट है, कहीं भी आए उसको मारना है। बी बोला पर्यावरण संबंधित सरकारों के बारे में विश्लेषण मूल्यांकन निष्कर्ष निकालना, तो इसमें तो कुछ क्लियर हुआ नहीं। जंतुओं और उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों की सराहना करना, और दो ही मात्र सही करना है कूट दे करके। प्रकृति पर्यावरण के बारे में सजग एवं जिज्ञासा है, तब न बोला कि मेरी नानी मंदिर में अनाज खिलाती है। क्या उत्तर आपका सी पर जाएगा। आप लोग जरूर उत्तर करिएगा, 4 ऑप्शन पढ़िएगा। जब हम पढ़े तो आप लोग भी पढ़े प्रश्नों को, है ना, तभी मजा आएगा और यहाँ मन लगेगा। प्रश्न बोलता है कि कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर विषयगत बोले तो थीम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण किया गया है? माने थीम 6 है ना, क्यों रखा गया है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। 4 ऑप्शन है, उत्तर आप लोग करें। देखिए अंतरा हो गया है ना, अंतरा माने हो गया दूसरा, अंतर अनुशासनात्मक ना, तो ये आपका होगा इसके अंदर में शामिल किया गया, तो अंतर अनुशासनात्मक, ठीक है, उत्तर आपका जाएगा सी पर। तो आज से एग्जाम तक याद रखना है कि थीम को क्यों शामिल किया गया है, किसकी प्रकृति के लिए, तो अंतर और अनुशासनात्मक के लिए ना, तो ऐसा बोलने में भी नहीं बनना है, अनुशासनात्मक ना। नेक्स्ट है योगात्मक आकलन बोलना है। ये सबसे मजेदार आकलन होता है, मजेदार नहीं है, सबसे मतलब नेगेटिव आकलन है योगात्मक, जो आपका अभी यहाँ मैं पढ़ाई करा रहा हूँ। आप बोर्ड एग्जाम दे दिए, सीटेट का एग्जाम दे दिए, जो रिजल्ट आया वो क्या होता है? योगात्मक। तो सत्र के अंत में जो होता है उसको योगात्मक आकलन कहते हैं, है ना। अब आप लोग उत्तर करें। योगात्मक आकलन बोलते हैं सत्र के अंत में होता है उसको, आप लोग जरूर करिएगा इसको। सत्र के अंत में जब होगा, एग्जाम दे करके आइएगा तो क्या होगा, तो विद्यार्थियों के पास फेल करने के लिए मार्गदर्शक माना जाता है, यही ना होगा। सत्र के अंत में जब होगा तो पास करिए या फेल करिए, उसी का ना होगा। रचनात्मक आकलन पूरी कक्षा के दौरान चलती रहती है हमेशा, कि आप किस पक्ष में अच्छा कर रहे हैं, हर क्षेत्र को पकड़ लेता है। लेकिन योगात्मक कहता है कि नहीं, केवल एग्जाम होगा, उसका पास फेल का जो निर्णय होगा वो आपका योग्यता है ना, या पास किए या फेल किए, ये आपकी योग्यता सिद्ध करता है। नेक्स्ट पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी है, एक बहुत अच्छा तरीका कहानी है, कहानी सपेरों की। पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठे करते हैं और उनसे दवाई बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई जाने वाली बीन बजाते हैं। सांप खेतों में चूहे को खाते हैं, नहीं तो फसल खो जाएंगे, है ना, फसल को
खाएंगे, सॉरी। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किससे सूचित करता है? ये फर्स्ट बात बोला, पौधा, मनुष्य, जानवर, ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, सब एक दूसरे पर निर्भर है ना भाई। उत्तर आपका ये ही जाएगा। कूट है, तो कूट है तो आपका एक तो सही हो गया। बी बोलता है कि पौधे, मनुष्य, जानवर की अन्योन्य आश्रियता माने एक दूसरे पर आश्रित है ना, ये भी ठीक बोला। सी बोला पौधे, मनुष्य, जानवर की परस्पर निर्भरता, बात सब वही बोल रहा है। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण ये नहीं हुआ, एकीकृत दृष्टिकोण होता तो ये सब तीनों संबंधित नहीं होता, तो ये आपका गलत हुआ, आपका उत्तर ए पर जा रहा है, ठीक है। अगला बताइएगा, कहता है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन के पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ चीजें चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी, है ना, सी 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 माने हवा निकाल के ना, ऐसे वाला सी सी सी, तो समझो क्या भाई, उसको तीखा लगा होगा ना। सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबंधित करने का प्रयास कर रहा है? बच्चे के अनुभव का, मतलब कि एक बच्चा को आप मिर्चा खिला दिए कर रहा है और दूसरे बच्चा से आप पूछ रहे हैं बताओ क्या खाया है, तो ये अनुभव से न बताएगा कि यार इसको तीत लगा है तो मिर्चा खाया होगा ना। तो यहां उत्तर आपका जा रहा है बच्चे के अनुभव का। चलिए नेक्स्ट बात है, बहुत अच्छा होता है पेडागोजी, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बेटर चीज है, मजा आएगा। रटना कुछ नहीं इसमें, केवल एक कुछ दो नेगेटिव पॉजिटिव जो दिया गया है उसको ध्यान में रख करके जहां पढ़ाई करिए वहां नेगेटिव पॉजिटिव को रखिए, है ना। ऑनलाइन भी दिए हुए हैं, ऑनलाइन वाले को भी मिल गया है, अब जहां पढ़ाई करते हैं वहां रखिए और तब सेट मारिए, धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव रटा जाएगा। अब प्रत्येक दिन एक सेट जरूर कर लीजिए। अब 21 दिन है, लगभग 21 दिन मानेंगे उसको, 20 दिन मान लीजिए, तो आप 20 दिन में कम से कम नभी भी मारिए तो 30 सेट जरूर कर लीजिए, कैसे भी एक दिन में 2 सेट सॉल्यूशन, डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतना जो कर लिया उसका होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पर थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है, जो क्रियाकलाप जो पद्धति है वह किससे संबंधित है? फर्स्ट बोला कि अमूर्त प्रत्ययों को कंठस्थ, एक कंठस्थ वर्ड पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव वर्ड है, इसको कभी नहीं मारना है, कंठस्थ वर्ड जहर है। विद्यार्थियों के अधिगम में सभी 3 आयामों को सम्मिलित करना, ये ठीक है। और संवेदनात्मक अनुभव द्वारा प्रत्ययों को समझना, बात सही है। शिक्षक के लिए ये कभी भी शिक्षक वाला ऑप्शन नहीं करना है, शिक्षण है क्या, शिक्षण के लिए विषय वस्तु पर आधारित पद्धति का प्रयोग करना, तो ये चला गया विषय वस्तु, है ना, विषय वस्तु, है ना, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो आपका उत्तर 2 और 3, उत्तर आपका बी पड़ गया। नेगेटिव पॉजिटिव भी बहुत काम करता है, 75% आपका मतलब कि निकाल देगा। अगला प्रश्न है मंजरी के घर, देखिए जो बड़ा प्रश्न है ना उसको घबराए नहीं, खूब बढ़िया से पढ़िए क्योंकि कहानी दिया रहता है। मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई, सुनिएगा ध्यान से। दादी ने कहा यह इन महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ले ली, हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसे में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था, मंजरी एक बच्ची है, वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही थी और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादी से कहा वे ऐसा न करे। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी परिचर्या अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है? मंजरी मतलब जो अच्छा करना चाह रही है उसके लिए क्या प्रदर्शित कर रही है? 4 ऑप्शन है आपके पास, कर दीजिए आप लोग उत्तर। 82 का उत्तर सही से करे। नजदीकी पर्यावरण के बारे में जागरूकता, इसमें कुछ जागरूकता वाली बात नहीं है। नजदीकी पर्यावरण में मानव संबंधित प्रति संवेदनशीलता, ये भी नहीं है। न्याय और मानवीय गरिमा सम्मान से संबंधित मुद्दा है,
न्याय कर रही है कि भाई 3 दिन छुट्टी हो गया, क्या हो गया, एक तो स्कूल नहीं जाती है, आकर के काम करती है ना। तो सी मारेंगे हम लोग, ऐसे ऑप्शन मारेंगे जो खुश हो जाए एग्जामिनर। नेक्स्ट, एग्जामिनर नहीं खुश होगा, कंप्यूटर खुश होगा, है ना, चेक करने वाला वही मार्कशीट का। चलिए, पर्यावरण अध्ययन एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारण के कारण प्रस्तुत करता है, कारक के कारण को प्रस्तुत करता है। एकीकृत दृष्टिकोण किसको प्रदर्शित करता है, एकीकृत दृष्टिकोण बताए। एक जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित समझ के लिए, एकीकृत क्या माने एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई और परस्पर संबंधित है, एकीकृत कर लिए आप, एक जगह कर लिए, तो एक जगह करेंगे तो परस्पर हो जाएगा ना। बालक के व्यक्तित्व के विकास नहीं, विषयों के पारंपरिक सीमाओं, ये सीमा गलत होता है, याद रखिएगा, सीमा गलत होता है, और सबसे बेटर आपका ये होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठचर्या गतिविधि के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है, सह पाठचर्या किसके द्वारा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं का आयोजन करके, सार्वजनिक बोलचाल भाषा की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, ये मजेदार चीज है, प्रोत्साहित वर्ड है ना, आता है तो समझिए कि आपके लिए ही आ रहा है आंसर के लिए, ठीक है, उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती है, सुनिएगा ध्यान से, कहानी टाइप के। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है कि अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना, लिखा हुआ था उसमें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा, 85 का उत्तर करे कौन सा होगा, आप लोग उत्तर ध्यान से। फर्स्ट देख लीजिए, विद्यार्थियों को तुलसी पत्ते और औषधि गुणों और उनके त्योहारों के बारे में बताएं जिससे तुलसी पौधे संबंधित, जैसे तुलसी विवाह, ये तो गया काम से भाई, तुलसी विवाह गया। बी बोलता है कि विद्यार्थी में समूह में परियोजना कार्य कर विभिन्न पौधे की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं भौतिक महत्व खोजने को कहिए, तब ना भाई डालते हैं, तो उससे बच्चा जब खुद से करेगा ना, जिस ऑप्शन में बच्चा खुद से कर रहा है वो बेटर होता है। अच्छा, सी पर भी आप लोग कर लेते हैं, डी भी कर लेते हैं। सी में क्या बोला, पत्ते और उनके सामाजिक वैज्ञानिक महत्व को प्रस्तुत करने के लिए वीडियो प्रस्तुत करने से क्या प्रदर्शित, है ना, अब प्रदर्शित और प्रदर्शन दोनों वर्ड नेगेटिव है, नहीं मारिएगा इसको। और डी में कोई नहीं ना, किसी को दिक्कत, डी है, देख लेते हैं। विद्यार्थियों को बगीचे में क्षेत्र भ्रमण करने ले जाएं और विभिन्न पत्तियों के उपयोग पर चर्चा करें। बगीचे में, आप स्कूल के बगीचे में हो सकता है, कहीं नहीं हो, तब कहाँ ले, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइएगा, नहीं होगा, ठीक है। भौतिक गुण बच्चा खोजेगा कि किस पत्तियों में क्या गुण है ना, उससे होगा। अब नीम के पत्ती के बारे में बच्चा से बताएगा कि नहीं, कीड़ा नहीं आएगा ना। अगला प्रश्न 86 नंबर, कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरणजीत अपने शिक्षक से पूछती है, देखिए जितना भी प्रश्न है सुन लीजिए ध्यान से, हम बार बार बोलते हैं, जितना भी प्रश्न बड़ा होता है वह मतलब कि कहानी टाइप का देता है, और आप बैठे हुए हॉट सीट पर आपसे मान लीजिए कोई टीचर पूछ रहा है कि एक लड़का है ऐसे ऐसे कर रहा है, तो आप 4 ऑप्शन में कौन चूज करिएगा, समझिए कि आपका कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है यहाँ। मतलब यहाँ जब भी प्रश्न पेडागोजी करिए ना, तो समझिए कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, 4 ऑप्शन में कौन बेटर आप मारिएगा, ये दिमाग में रहेगा तो सही करिएगा। चलिए हम आते हैं फिर से प्रश्न पर, आप लोग 4 में से करिएगा एक। कक्षा तीसरी की विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती है कि डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों, डैडी के दाढ़ी मूछ क्यों है जबकि मम्मी के नहीं, बच्चा है तो पूछ सकता है भाई, क्या मम्मी माथे पर बिंदी क्यों लगाती है, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती है जबकि डैडी ऐसा नहीं करते। वह द्वितीय लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है, इस जवाब देने का सही तरीका क्या है। अब आपसे इंटरव्यू हो गया कि सही तरीका क्या है, 4 ऑप्शन में से बताइए क्या जवाब दीजिएगा आप अपना बच्चे को। बी,
तो फर्स्ट देख लेते हैं, या उम्र इस तरह के जटिल विषयों पर बात नहीं करेंगे। क्या बच्चा आपका पूछेगा क्या ये तुम मत जानो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, क्या बोलेंगे? उसका जिज्ञासा मर जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर मादा अलग कैसे दिखते हैं और घर पर नर और मादा जेंडर की विभिन्नता भूमिकाओं पर परियोजना दे। ठीक है, ये ठीक ठाक लग रहा है। द्वितीय लैंगिक जेंडर लक्षणों एवं जेंडर भूमिकाओं पर वीडियो प्रस्तुत करेंगे, तो भाई ये तो भाई खतरनाक हो जाएगा। विद्यार्थियों को समझाना कि जेंडर सामाजिक निर्मित है और जबकि लिंग जैविक अवधारणा है। ये समझ जाएगा? नहीं समझेगा बच्चा। तो उसको सबसे अच्छा है कि जानवरों के अनुसार आप मतलब कि समझाइए किसी का उदाहरण लेकर के, तो बच्चा शायद समझ जाए। नेक्स्ट है, अच्छा एक प्रश्न आया था कि किस वर्ष में बच्चों को पता चलता है लिंग के बारे में? बोले तो 4 वर्ष कि वो लड़की है वो लड़का है। 4 वर्ष के पहले नहीं समझ पाता है कि हम लड़का है या लड़की है। 4 वर्ष तक, समझे? तो ये प्रश्न पूछा हुआ था एक बार। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि भोजन पढ़ाना है आपको, आप यात्रा भ्रमण पर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? 4 ऑप्शन बता दीजिए आप। क्यों ले जा रहे हैं भोजन पढ़ाने के लिए? भाई घुमाने के लिए। उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने और विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना? जब ले जाएंगे तो वहां का देखेगा कि क्या क्या यहाँ उगता है। तो ये प्रोत्साहित वाला वर्ड जो है ना, ये आता है ना, तो आप ही के लिए आता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बी ऑप्शन में क्या नेगेटिव है। एक रस दिनचर्या में छूट मिलती है, छूट वाली बात नेगेटिव है। और सी में क्या नेगेटिव है? संतुलित आहार की भूमिका को समझ सकते हैं, तो यहाँ घर बैठ करके भी समझ सकते हैं, नेगेटिव नहीं है इसमें। उन्हें प्रश्न को नोट कर लेना चाहिए, नोट करना नेगेटिव है। ठीक है, नोट करने से सब कोई रटने वाला काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 88, कहता है गुलफाम कक्षा में, देखिएगा मजेदार प्रश्न आ रहा है फिर से आप लोगों के सामने। नीतीश पर्दा को सही कर, आवाज। गुलफाम कक्षा में सबसे अच्छा मौसम है ठंडा का, पढ़ थोड़ा ठंडा लगेगा लेकिन दिमाग में सेट करेगा पढ़ाई, है ना? गर्मी में भाई से परेशान हो जाता है। गुलफाम कक्षा में सलाद निर्मित गतिविधि में भाग ले रहा था। ठीक है, एक लड़का है। प्याज काटते समय उसने महसूस हुआ कि उसकी आंखों में से पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के दृश्य में रो सकता हूं। देख लीजिए, दिमाग लगाया बचवा। उसमें मेरी घड़ी खो गई है, मेरे दृश्य में पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा, जाकर के रो लूंगा ना। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है? अब बताए, आप 4 ऑप्शन में आप क्या मारिएगा, ये क्या संबंधित है, क्यों ऐसा हो रहा है? बालक को खोजी व्यवहार गतिविधि में संलग्न करना, ये ठीक नहीं लग रहा है। खोज नहीं, इसमें खोज क्या करना है? हाँ, अवलोकन मैंने देखा, निष्कर्ष निकाला, तब नहीं से निर्णय लिया, और मनोगत्यात्मक कौशल अर्जन किया कि हाँ भाई इसका प्रयोग हम नाटक के लिए कर सकते हैं, अर्जन किया ना कौशल। उत्तर आपका बी पर सबसे मजेदार। आ जाइए, बड़ा है, मजेदार प्रश्न होता है। जो बड़ा आ जाए ना वो सही जाता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 12 कहानी देगा, और कहानी जब देगा सही से पढ़ लिया कहानी, उत्तर आपका सही चला जाएगा। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दादी को माँ क्यों कहते हो? मैंने बचवा कह रहा है, आप दादी को माँ क्यों कहते हो? उसका दादी है तो आप माँ क्यों कहते हो? जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती है, मैंने उसके दादी को। रिक्शे वाला उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाला उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? आगे पढ़िए। गीतिका के पापा जो शिक्षक है यह सोचते हैं कि उप विषय संबंध में पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में पढ़ाने का उद्देश्य बताना है, क्या मारिएगा इसके लिए? कहानी तो जान गए, डी लग रहा है 89 का। चलिए हम डी पर ही आते हैं।
डी क्या बता रहे हैं आप लोग थोड़ा देख ले। प्रकृति पर्यावरण जिसमें लोग शामिल हो के संबंध में बालक की जिज्ञासा का पोषण करना। बात सही, बच्चा का जिज्ञासा है कि उसको ताई क्यों कहता है ना। आप क्या चीज का जिज्ञासा, संबंध लिखा हुआ है प्रश्न में ना, तो संबंध होगा तब ना कोई ताई कहेगा, कोई मौसी कहेगा, बिना संबंध के कोई नहीं बोलेगा। और ईवीएस कांति में उसके बाद तुरंत हिंदी चालू हो जाएगा। रेहान लगातार छींके जा रहा था। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। बता दीजिए, इतना चीज का प्रयोग करके काढ़ा आप ले लीजिएगा सब भाग जाएगा सर्दी। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था और वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सीखने के लिए कहा। इस गतिविधि में कौन सा उद्देश्य शामिल है? समझना, ठीक है, समझेगा, निर्माण करेगा, जब बनाएगा तो प्रयोग करेगा। लेकिन याद करना ये जहर है, नेगेटिव है, याद करके ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा काढ़ा बनाने का। समझ लेगा कि इस क्या क्या लगता है तो उसको दिक्कत नहीं। अब देखिए, हिंदी का सबसे खतरनाक चीज गद्यांश कह सकते हैं। और गद्यांश की बात हम जब करें, सॉरी एक सेकेंड, गद्यांश की बात करें तो काफी लोग का कमेंट भी आता है ऑनलाइन कि सर गद्यांश पद्यांश करा दीजिए थोड़ा सा। गद्यांश कभी भी करिए, बार बार बोलते हैं, रोज बोलेंगे। तो पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि तुरंत हमसे कोई सुनने वाला हो, आपके पिताजी, आपके टीचर, तुरंत हमसे कोई इंटरव्यू के तौर पर सुन लेगा। ऐसा पढ़ना है इसको समझ करके, तब आपका पूरा का पूरा सवाल सही जाएगा आपका। चलिए हम पढ़ते हैं। हाँ, अपने से बना करके समझ करके पढ़ना है कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है, तब समझ में आएगा, ना तो नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, पढ़ते हैं हम, वैसे आप लोग करिएगा। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है। आप लोगों का उंगली वहां होना चाहिए, वहां अपना करते रहिए। कल्पनाशीलता बच्चों का क्या है? नैसर्गिक गुण है। नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। प्रकृति मने ये आपका गुण है प्रकृति का कि कल्पना करते हैं किसी के बारे में या सोचते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि वे दुनिया में हम बड़ों द्वारा बनाए गए कायदों को नहीं जानते। न जानना, यह कम जानना उनकी कल्पनाशीलता की उड़ान को पंख देता है। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है कल्पनाशीलता की जगह यथार्थ लेने लगता है। माने सोचने वाली जो बात हो रही है वह उसका पूरा होते जा रहा है। जो सोचा था कि हम भी सियान होंगे तो हम भी साइकिल चलाएंगे, और जैसे ही सियान हुआ वो पूरा होते गया तो यथार्थ होते गया, यथार्थ होने लगता है। क्योंकि चाहे अनचाहे वह दुनिया के प्रचलित कायदे मानने लगता है। और छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील न हो तो कल्पनाशीलता को हाशिए पर ढकेलने की अनजानी शुरुआत छोटी सी क्लास से ही हो जाती है। बस सही है, हो गया था, फिर से करना है। अब सवाल यह है कि कल्पनाशीलता को बचाना इतना जरूरी क्यों है? हमारे वक्त के जरूरी कवि विनोद कुमार शुक्ल अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि माँ अक्सर कहती थी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यह कल्पना ही तो है ना। कहते हैं कल्पना है कि हाँ ये शायद आगे चल के ठीक हो जाएगा। जीवन में सब कभी ठीक नहीं होता, लेकिन मनुष्य के पास सब ठीक हो जाने की कल्पना न हो तो यह यथार्थ का मुकाबला नहीं कर पाएगा, है ना। सब ठीक हो जाएगा, अगर आपके पास ये कल्पना नहीं हो तो सब खत्म हो जाएगा। बात सही है। आप कहिए कि हाँ हमारा नौकरी लग जाएगा, ये कल्पना नहीं है आप लोगों का ना, और नहीं हो तो समझ जाइए क्या है। चलिए, जीवन के प्रति विनोद जी की समझ का सहारा लेते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों का कार उड़ सकती है। माने आप टीचर है, बोले बच्चों से पूछ रहे कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उसे कल्पना में उड़ना होगा। क्या कार उड़ सकती है? जैसे ही बोलेंगे तो उसका माइंड में कल्पना चलेगा, हाँ कार कैसे उड़ेगा, चार चक्का नीचे होगा और उड़ रहा होगा ना। तो पहले
उड़ने से पहले का क्या होगा, कल्पना होगा। चलिए प्रश्न का आप जवाब देते हैं। ये इसको डिफिकल्ट कह सकते हैं क्योंकि कहानी दिया नहीं, केवल कल्पना के बारे में दिया है। बताइएगा आप लोग। गद्यांश के आधार पर बच्चे की कल्पनाशीलता में बाधक है, क्या बाधक होगा? 4 ऑप्शन। देखिए, अगर करे बड़ों द्वारा बनाए नियमों की अधिक जानकारी अगर हो जाएगा तो कल्पना क्यों करेगा? जानकारी नहीं रहता है ना, तभी ना कल्पना होगा। ठीक है, उत्तर आपका सी पड़ जाएगा। थोड़ा सा ये गद्यांश हार्ड है, मानना पड़ेगा, लेकिन चलिए। छोटे बच्चों को पढ़ने वाले शिक्षक में कौन सा गुण अति आवश्यक है? संवेदनशील होना लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम आते हैं गद्यांश में। लिखा हुआ है यहाँ पे, छोटे बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर संवेदनशील ना हो तो कल्पनाशीलता को, है ना, लिखा हुआ है ना, तो संवेदनशील वाला मानेंगे, गद्यांश में दिया हुआ था। तो थोड़ा गद्यांश भी देखिएगा, जब समझ में नहीं आए देख लीजिएगा क्या कहा गया। सब ठीक हो जाएगा के पीछे कौन सा भाव छुपा हुआ है? आशा है सब ठीक हो जाएगा भाई, क्या? बहुत बेटर। बच्चों का कार यहाँ होने से, बच्चों का कार उड़ सकती है, लेकिन यथार्थ में उड़ने से पहले उन्हें कल्पना में उड़ना होगा, से तात्पर्य क्या है? जब तक कल्पना नहीं करोगे तब तक उसे पूरा करने का प्रयास नहीं होगा। बात सही है, कल्पना करिएगा कि हम नौकरी कर लेंगे, बीपीएससी में जाएंगे हम, तो आप उसके लिए प्रयास करिएगा, नहीं तो प्रयास छोड़ दीजिए। जो कल्पना नहीं किया कि हम आगे चल के टीचर बनेंगे तो उनका निकलेगा भी नहीं। अगला, नैसर्गिक शब्द में डैश प्रत्यय है, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो नैसर्गिक में बाद में क्या लिखा? नैसर्गिक, इक, है ना, आ रहा लास्ट में ना, इक आ रहा है ना। हर्षिकार आ क है, ग में हर्षिकार आ क है, तो हर्षिकार का ई हो गया, क का क हो गया, इक। समूह से भिन्न शब्द युग्म बताना, अलग बताना, इसमें कौन सा भिन्न है? चाहे अनचाहे उल्टा हो गया, दिन रात उल्टा हो गया, अच्छा बुरा उल्टा है, लेकिन जैसे जैसे सेम वर्ड। और एक बात मैं बार बार बताता हूँ, सीटेट में पूछता है, सेम वर्ड कहीं दिया, जैसे जैसे, कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, उसको कहते हैं पुनरुक्त। क्या कहते हैं? पुनरुक्त कहते हैं, प्रश्न पूछता है। ठीक है, सेम सेम वर्ड क्या कहलाता है? पुनरुक्त कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञा शब्द बताइए, कौन सा संज्ञा है इसमें? हाँ, संज्ञा इसमें हो जाएगा कल्पनाशीलता, है ना, कल्पनाशील नहीं, कल्पनाशीलता, ये हो जाएगा, ता वाला होगा, संज्ञा शब्द है। कल्पनाशीलता बच्चों का नैसर्गिक गुण है ना, नीचे रेखांकित किया गया, नैसर्गिक नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हैं ना, वही बोला, रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, क्या? अभी मैंने बोला ना कि नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्रकृति, तो उसके स्थान पर आप प्राकृतिक प्रयोग कर सकते हैं। प्रकृति नहीं, प्राकृतिक, क वाला, बी वाला ऑप्शन, प्राकृतिक ना, नैसर्गिक, प्राकृतिक ना, ऐसे भी पकड़ सकते थे। नेक्स्ट, गद्यांश के आधार पर कल्पनाशीलता को बचाना इसलिए जरूरी है ताकि क्या भाई? हाँ, हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, इसलिए कल्पनाशीलता जरूरी है। आप लोग जरूर कल्पना करें कि हम आगे टीचर बनेंगे, मेरा नौकरी लगेगी। बैठे बैठे सोचते हैं कि नहीं कभी? हम तो बैठे बैठे सपना देखते थे कि हम ये चीज बनेंगे, है ना। अभी बैठे बैठे कभी सपना देखिए कि हम बैठे हुए हैं, सीटेट का एग्जाम दे के आए हुए हैं, अब मेरा रिजल्ट आ गया, अब फलनामा से फोन है, उनका हो गया का, है ना, ये सब सोचिएगा ना, अंदर से जुनून आता है, आज उसके लिए अब पढ़िएगा ना, सोचिए कुछ, आंख खोल के भी सपना देखा जाता है। चुनौती अच्छा चीज है, हाँ, लेकिन कहीं कहीं गलत हो गया। जो कमजोर बच्चा है उसको चुनौती क्यों चाहिए? प्रतिभाशाली के लिए चुनौती चाहिए, तब वो अच्छे से करेगा। चलिए अब पदांश पर आते हैं, इसको थोड़ा सा पकड़ना है, थोड़ा सा पकड़ में आ जाएगा, पूरा जवाब निकल जाएगा कि किसके बारे में है, बस यही। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से
लद गई आम्र तरु की डाली, लग रहा है क्या आम में है ना फल लग गया है ना, इसके बारे में चर्चा चल रही है। झड़ रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मत वाली, कोकिला माने होता है कोयल, महके कटहल मुकलित जामुन, माने जामुन जो है पक गया है, जंगलों में झड़बेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दारिम आलू गोभी बैगन मूली, है ना। लग रहा है कि मतलब कि बसंत ऋतु का मौसम है, पत्ते उत्ते झड़े हैं और नया नया इसमें जामुन उमुन लगा है इसमें, इसका मतलब लगभग इसी के बारे में है। जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा इसका। कविता के आधार पर बताएं कि प्रकृति में क्या परिवर्तन आया है। आम पर बैर आ गई है, ये क्या हो गया, बौर, बैर नहीं है बौर आ गई है ना, मतलब कि कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है। ढाक के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, बी होगा। कौवा गीत गा रहा, कौवा तो होगा नहीं। कटहल झड़ चुका है, नहीं, गलत हो गया। ढाक के पत्ते लिखा हुआ था क्या, देख लेते हैं। ढाक पीपल के दल, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, ठीक है भाई, ढाक यही होगा, बी होगा। देखिए इसमें कूट देना चाहिए, इसमें बात है कि आम पर बौर आ गई है, बौर माने कुछ नया चीज है ना, इसमें एक और दो दोनों देना चाहिए, कूट छूटा हुआ इसमें छापने में शायद। चलिए आगे। कविता में दल शब्द का अर्थ बताना है। दल यहाँ पे क्या है, दल माने पत्ते, झड़ रहे लिखा था ना यहाँ पे, पढ़िए पढ़ से फिर से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, झड़ रहे ढाक पीपल के दल, दल बोले तो पत्ते है ना, यहाँ पत्ते होगा, उसके अनुसार चलिए। क्या ना, वो दल अलग चीज है, दल माने समूह, माने एक दल अलग होता है, यहाँ कविता के अनुसार करना है। अच्छा, कोयल मतवाली क्यों हो गई है, आम के पेड़ बौर से लद गए हैं, तो वहां पे आम के पत्ते जो है बौर से लद गए हैं, ठीक है, इसलिए कोयल जो है मतवाली हो गई है। अगला प्रश्न है कि कटहल के पकने पर उसकी गंध डैश लगती है, लिखा हुआ है उसमें मिट्टी। हाँ चलिए, उत्तर आपका बी पर गया। दारिम का अर्थ क्या है, ये सब तो फंसा देगा। अनार मने होता है दारिम। याद रखिएगा, वो जाके कहिएगा फल वाला दारिम चाहिए दे दे। कहेगा पागल है, सही से भाषा बोलो। तरु का पर्यायवाची बताना है। तरु का पर्यायवाची होगा वृक्ष। तरु माने क्या, तरवर फल खात नहीं है ना, सरवर पियत न पान, तरु माने वृक्ष। अब आइए पेडागोजी, अब छुटकारा हो गया गदांश पदांश से, पेडागोजी अब अपने मन से करना है, मजेदार चीज है। वाइगोस्की की बात कर रहा है, ठीक है, वाइगोस्की का क्या क्या ट्रिक है, परस्पर, अंतःक्रिया, अंतर संबंधित, पार, समाज, सांस्कृतिक, भाषा, ये सब आ जाता है, वाइगोस्की का होता है। बताए क्या क्या इसमें, हम इसमें क्या दिया हुआ है, संस्कृति, समाज, ये सब वाइगोस्की का ट्रिक है, कहीं भी आए इसी का ही होगा। अगला, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसके लिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। हाँ नहीं, भाषा पर क्या होता है, विचार विमर्श के रूप में प्रस्तुत करना है ना, विचार विमर्श। भाषा क्या है, विचार विमर्श का है। स्कीमा तो होता है सूचना का एक छोटा सा पैकेट। और एक मैं सूचना आप लोगों को दे देता हूँ। सूचना क्या है कि हम एक चीज तैयार कर रहे हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनका एक कीवर्ड एक जगह, पियाजे का, वाइगोस्की का, कोलबर्ग का, गार्डनर साहब का, सबका एक जगह कीवर्ड निकालेंगे हम, ताकि आप लोग एग्जाम में भटकिएगा नहीं, एक भी प्रश्न नहीं छूटे। बस कीवर्ड देखे, जैसे कि लोकतांत्रिक, कोलबर्ग के कौन सा लेवल में जाता है, 1 2 3, किसमें, 3 को बताए ना कोलबर्ग साहब, किस में जाता है, 2 में जाता है, लोकतांत्रिक वाला, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास होता है लेवल 2 में है ना।
ना ना, लेवल 3 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 3 के अंदर आता है। उत्तर परंपरागत स्तर में आता है लोकतंत्र। तो ये कीवर्ड हम निकाल देंगे आपको। कानून कहता किसमें? लेवल 2 में। अधिकार कानून लेवल 2 में। तो ये सब बता दिया जाएगा एकदम कीवर्ड, ताकि आप लोग मैंने भटके नहीं, सीधे देखे कीवर्ड इसमें लेवल 1 लेवल 2 दम मार देंगे फटाफट। स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है? स्वनिम जागरूकता किसका ज्ञान है भाई? स्वनिम जागरूकता ध्वनि का ज्ञान है, याद रखिएगा। 8 छूट गया। ओहो, 8 पढ़िए। 2.5 वर्ष का एक बालक अपनी माता को एक पुस्तक पढ़ते हुए देखता है, देखिएगा ध्यान से। वह भी पुस्तक के पृष्ठ को पलट रहा है, लड़का 2.5 वर्ष का पुस्तक को उलटता पलटता और मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न करता। इस बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? बताए कौन से श्रेणी में रखिएगा? ना ना ना, पाठक है वो भी पढ़ ही रहा है, समझे? उलट रहा है, पलट रहा है, कोशिश कर रहा है अक्षर को पढ़ने का ना, तो वो भी पाठक ही कहलाएगा, अवलोकन नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रित भाषा को पढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, माने कर तो रहा है भाई, तो उसको पाठक कहेंगे। अच्छा, स्वनिम जागरूकता किसका विज्ञान है? याद करना होगा, ध्वनि का विज्ञान को स्वनिम जागरूकता कहते हैं। जिसके अंदर ध्वनि की जागरूकता हो गया, संगीत का उतार चढ़ाव कहाँ करना है, उसको स्वनिम जागरूकता कहते हैं। याद रखना पड़ेगा, ये पेडागोजी नहीं है। घर पे जाकर के आप लोग जब ऑनलाइन देखिएगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्वनिम जागरूकता को क्या कहते हैं, तो ध्वनि कहते हैं। एक और बात, आप ऑफलाइन वाले जितने लोग हैं यहाँ पे नोट नहीं कर पाते हैं, घर पे जब देखिए वीडियो को तो वहां पे जरूर नोट करिए। जो हम घेर देते हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वर्ड है, तो एक बगल नेगेटिव लिखिए, पॉजिटिव लिखिए, और उसको दोबारा नहीं मारिएगा। कोई कोई जो मैं बोलता हूँ कि इसको लिखना है तो उसको लिख करके नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। एक बालक को यह समझ है कि कागज पर मुद्रित लिखित सामग्री अर्थपूर्ण शब्दों को प्रस्तुत करती है। इतना जानता है कि कागज पर जो लिखा हुआ है उसका कोई ना कोई अर्थ होगा ना। चलिए, और ये शब्द बोली जाने वाली भाषा से संबंधित है। उसने किसका विकास, उनमें किसका विकास हो चुका है? बताएं किसका विकास हो चुका है? मुद्रित लिखित सामग्री की जागरूकता का विकास हो गया है कि उसका कोई ना कोई क्या है भाई, अर्थ है। उत्तर आपका ये पड़ गया। नेक्स्ट है, जब पाठक से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी पाठ्य सामग्री के प्रत्यक्ष या निष्कर्ष वाले अर्थ से आगे जाए, यह किस आधार पर होगा? 4 ऑप्शन। फर्स्ट बताए क्या सही है? फर्स्ट वाला, पाठ्य सामग्री की पुनः प्राप्ति की समझ, ये गलत हो गया। पाठ्य सामग्री गलत होता है, अब पुनः की बात भी गलत हुआ। मूल्यांकन और प्रतिबिंब माने गहन चिंतन, ये तो अच्छा चीज लिख दिया। प्रतिबिंबन का अर्थ हो गया गहन चिंतन, अपने शब्दों में कहना और सारांशीकरण करना, बारीकी और ससड़ी तौर पर पठन, सब गलत है। आपका उत्तर बी पड़ गया। निष्कर्ष की बात कर रहा है, निष्कर्ष में क्या होता है? तो निष्कर्ष निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? गहन चिंतन करना होगा, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। अकादमिक नेगेटिव होता है, लेकिन अकादमिक मतलब होता है स्कूल, ठीक है। आगे देखिए क्या है, चुनौती। चुनौती आप लोग कह रहे थे ना, आ गया चुनौती वाला प्रश्न। देखिए इसको तोड़ फाड़ किया जाए। भाषा अधिगम में चुनौती अवधि वह आयु है जब बच्चे अकादमिक भाषा सीखना शुरू करते हैं। नहीं, जब बच्चे भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से ग्रहणशील है, हाँ, तब चुनौती हो जाएगा, ठीक है। जब बच्चा मतलब ग्रहणशील होगा तब एक चुनौती का हो जाता है वहां पे काम, कि भाई सीख लेना है किसी तरह से, ठीक है। उत्तर आपका बी पर 112 का। 13 है, एक अध्यापिका यह मानती है कि स्वयं की बनाई वर्तनी बच्चों की वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगी। बताएं, हो गया आंसर बताना है। आप अध्यापिका से इस विचार से सहमत है? आप अध्यापिका से इस विचार से असहमत है? असहमत है आप? देखिए क्वेश्चन क्या कहा, पहले क्वेश्चन समझिएगा, पकड़ में आ जाएगा।
एक अध्यापिका यह मानती है, मान लीजिए आप यह मानते हैं, समझिए ध्यान से, कि स्वयं की बनाई हुई वर्तनी बच्चे के वर्तनी सीखने की क्षमता को धीमा कर देगा। आप जो वर्तनी बनाए हैं, क्या उसका बच्चा प्रयोग करेगा तो धीमा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस बात से क्या है भाई, असहमत है आप, सहमत नहीं होइएगा। क्यों धीमा हो जाएगा भाई? हो सक आप जो बर्तनी बनाए हैं वो तो बच्चा के लिए भाई धीमा क्यों करेगा, अच्छा काम करेगा ना, वो और आगे बढ़ेगा, तो धीमा कैसे होगा? इस बात से हम लोग असहमत है। नेक्स्ट, डी में रचनावादी तो अच्छा होता है, रचनावादी उपगम के अनुसार नई नई वर्तनियों की खोज कर सकते हैं। नया वर्तनी कहाँ से खोजिएगा? जो बना है 52 है ना, वही ना होगा, वर्तनी कहाँ से खोजिएगा? हाँ, खोज कर दीजिए, वैज्ञानिक बन जाइए। अगला, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा में पढ़ाना है बस, घर की भाषा में। कोई भी भोजपुरी बोल के पढ़ा रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। भोजपुरी बोल रहा है, ठेठ में बोल रहा है, लेकिन समझ में तो आ रहा है भाई, है ना। ये नहीं कि आया भाई इंग्लिश का शुरू कर दिया बोलना, लगे कि हाँ मास्टर साहब बड़ा तेज बना, बस मास्टर साहब तेज बन रही, क्या ना तेज हुई ना। तो भाई भोजपुरी में मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना है ना, तो ज्यादा भोजपुरी हो गया है, रफ हो गया है, उस तरह का पढ़ाई कराएगा ना, सारा गानवे रट लेगा बचवा सब ना ना, वो अच्छा चीज नहीं है, वायरल करने से नहीं ना होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे द्वारा बोली जा रही भाषा और विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या किया जाना चाहिए? अनदेखी तो नहीं करेंगे भाई, ये अच्छा बात नहीं है अनदेखी करना। बनाए रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, पटना चाहिए, मैंने पुल बनाना चाहिए। ये क्या बोला, सुनिएगा क्या बोला, कि बच्चों द्वारा बोली जा रही भाषा विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम की भाषा में विद्यमान अंतर को क्या करना चाहिए? पुल बनाइए। कैसे? समझिए, सुनिए ध्यान से। बच्चा का भाषा तो एक बगल कर दीजिए, बच्चा का भाषा, और ये विद्यालय की भाषा एक बगल कर दीजिए, और आपको पढ़ाना है तो बच्चा का भाषा का प्रयोग करना है कि नहीं? माने दोनों को जोड़ करके ना पढ़ाना है, दोनों को जोड़ने के बाद को ही ना बोलते हैं पुल बनाना है। दो शहरों को जोड़ने का काम यही ना करता है, पुल बनाना। तो ये बात ये बोला है, पुल बनाना। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा डी पर। माइंड वाला प्रश्न दिया है। बहुत, ये पुल बनाना कौन मारता है भाई? हाँ हाँ, एक अध्यापक, अगला प्रश्न, हाँ जोड़ने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रही है। आप एक टीचर है, शिक्षार्थियों के पठन कौशल का आकलन कर रहे हैं। कौन क्लास के? 5वां क्लास के बच्चा को। तो कौन सा तरीका पठन के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है? बताए, 4 ऑप्शन। आप टीचर रहते तो क्या अच्छा मारते? पढ़ी गई सामग्री के आधार पर श्रुतलेख, गलत बात है, श्रुतलेख सही नहीं होता है, सुन करके लिखना बच्चा नहीं कर पाता है, गलत लिखता है। पढ़ी गई सामग्री का अपने शब्दों में सारांशीकरण, ये मजेदार है, क्योंकि हम लोग जीवन भर एग्जाम दिए हैं, लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे, लिखा रहता है ना, ये मजेदार हुआ। चलिए अगला प्रश्न, विक्रम का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और इसके 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थानांतरण केरल में हो गया। देखिए ध्यान से, मध्य प्रदेश में हुआ और 6 वर्ष बाद उसके पिता का स्थान केरल में चला गया। वहां विक्रम को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया, जब केरल में तो अंग्रेजी चलता ही है, किंतु कुछ महीनों में उन्हें मलयालम सीख लिया। देखिएगा, तो इस स्थिति के क्रम में विक्रम ने क्या किया है भाई? ये मारेंगे। चलिए, अपने परिवेश से मलयालम अर्जित किया है। एक बात मैं बताऊं, आप लोग जरा बताएं, देखिए इस प्रश्न का जवाब आज के बाद कभी भी देगा, आप लोग दे करके आइएगा। आप अपने दोस्तों से या अगल बगल के समाज से जो भाषा सीखते हैं ना, उसको अर्जित कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन वही भाषा आप विद्यालय में जाके सीख रहे हैं कोई टीचर के माध्यम से, तो उसको अधिगम कहते हैं। वही अर्जित, अर्जन,
अर्जन और अर्जित करना आप परिवेश से कर सकते हैं, दोस्त से कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है विद्यालय में जाकर के कोई भाषा सीखना है नया, तो उसको अधिगम कहते हैं। अब गलती कभी नहीं होगा। आगे पूछता है एक जगह, अगला प्रश्न 18 वाला, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों से शिक्षार्थियों को क्या लाभ मिलता है? शिक्षार्थी क्या करते हैं चित्र से? अच्छा, बिना पढ़े पूरी पाठ सामग्री समझ लेते हैं? भाई नहीं होगा, कुछ चित्र दिया रहता है ताकि स्पष्ट हो ना, कुछ हेल्प मिलता है। सहपाठियों की मदद से पढ़े और सीखते हैं? नहीं भाई, अपना पढ़ना है। हाँ, पाठ्य सामग्री में आए विचारों और घटनाओं को भांपते और अनुमान लगाते हैं। चित्र दिया रहता है, कौवा लोमड़ी का जो कहानी है, थोड़ा सा देख करके अनुमान लगाते हैं कि ऊपर से रोटियां गिरेगा तो लोमड़िया लेके जाएगा, है ना। अनुमान लगाने का थोड़ा सा सहारा मिलता है। अगला प्रश्न, अध्यापिका कक्षा 4 में संज्ञा पढ़ाना चाहती है, आप ही मान लीजिए पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी विधि पर अच्छा करिएगा बताइए? संज्ञा कौन सी विधि से पढ़ाइएगा? हाँ बहुत अच्छा है। फर्स्ट में तो परिभाषा गलत है, परिभाषा सही नहीं आता है कभी। पढ़ी जा रही पाठ सामग्री में व्यक्ति, स्थान, वस्तुओं के नाम, यही मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो व्याख्या, उसके बाद संज्ञा की व्याख्या पहले बताइए तब व्याख्या करिए ना, लिखा हुआ है उसके बाद, ऐसे नहीं आ रहे। आज का अंतिम प्रश्न है, एक अध्यापिका अनुच्छेद लेखन के लिए प्रक्रिया आधारित उपागम का अनुसरण कर रही है। ठीक है, लेखन क्या है? एक प्रक्रिया है, याद रखिएगा। शिक्षार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने का सही तरीका क्या है? आप लोग टीचर होते, सही तरीका क्या है जिसमें लेखन कौशल का विकास हो जाए? फर्स्ट बोला कि विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ने के लिए कहना। भाई पढ़ने के लिए, लिखने का तरीका पूछा, आप पढ़ने के लिए बोल रहा है, क्या सही है? ये तो गलत हो गया। बी बोला टॉपिक से संबंधित मस्तिष्क में आ रहे बिंदुओं को नोट करने के लिए कहना। ये ठीक है, इस टॉपिक के बारे में जिसमें आतंकवाद दे दिया, उसमें क्या क्या आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसको नोट करिए। सबसे अच्छा तरीका से बच्चा नोट करेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है वो नोट करो, तो बच्चा अच्छा से नोट करेगा। तो लेखन का सबसे अच्छा तरीका है। आगे बोले क्या? अच्छा डी लगता था, आते हैं डी। विषय से जुड़े, पहले सी पर देख लेते हैं। मुख्य बिंदुओं की अपेक्षा व्याकरण गलतियों पर ध्यान देने के लिए करना, यहाँ पे गलत हो गया। व्याकरण, सर्च इंजन का प्रयोग करें। सर्च इंजन गूगल होता है, लिखने की बात हो रही है, आप सर्च इंजन गूगल का प्रयोग कर रहे हैं। सर्च इंजन गूगल है, याहू है ना, डेंग है, चाइना का डेंग होता है सर। तो आज का क्लास समाप्त।